आर के सभी सीरियस एस्पिरेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस चैनल पे फिलहाल कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से आए हुए पीवाईक्यूज। इसमें आए वो पीवाईक्यूज आरएस एग्जाम में, वो जो कि 2003 से लेके 2024 के बीच का पेपर हुए, उन सभी में जो क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आए हम उन सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में कर रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है और वो अपलोड भी कर दिया है। ये पार्ट 2 है। ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम इसको पार्ट्स में डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी रुचि बना रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाए तो आपको साइकोलॉजिकल वेरियर लगता है, और आप हो सकता है 1 सवा घंटे या 1 पौने 2 घंटे की वीडियो या 2 घंटे की वीडियो को आप मज़े मज़े में देख भी लें। तो उसी क्रम में दूसरी वीडियो अपलोड की जा रही है। और बिना समय वेस्ट करते हुए अब हम प्राचीन राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3। अच्छा, इसमें एक टाइपो है। ये जो है कुषाण वंश के कनिष्क द्वितीय की जगह यहाँ था कैडफिसेस द्वितीय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? ठीक है, तो इसका आंसर आप सोचिए, और जो आपके हिसाब से आपको आंसर लगता है उसका जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो चलते हैं, बताइए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये सारी जो घटनाएं हैं लगभग 2000 साल पहले की घटनाएं हैं। और आप अपने दिमाग को थोड़ा उस हिसाब से सोच के चलिएगा, क्योंकि अभी आप इंस्टा और फेसबुक की दुनिया में हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और थिंकिंग तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि थिंकिंग करने का मौका आपको कोई दे ही नहीं रहा। तो कहानी ऐसी है कि 2000 वर्ष पहले भारत का जो है उत्तर पश्चिम जो भाग है, देखिए आपको मैप भी बना देते हैं ताकि आपको इस समझ में क्लियर आ जाए चीज़ें। बताना कैसा बना रहे हैं मैप हम, है ना? हमें बताते हैं मैप हम अच्छा बनाते हैं। तो देखिए, तो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, ये वाला हिस्सा, तो दुनिया के सबसे बड़ा एक व्यापारिक मार्ग था जिसे हम बोलते हैं सिल्क रूट। ये ऐसे जाता था, ये है सिल्क रूट। इस सिल्क रूट से होता हुआ व्यापारिक मार्ग ये एक्चुअली होता क्या था, चाइना से सिल्क जाता था इस रास्ते से, तो उसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह से, ये जो रास्ता था ये एक तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया था। अब हुआ ये कि मध्य एशिया से, जो ये मध्य एशिया है, यहाँ से एक विदेशी जाति थी जिसे हम क्या कहते हैं, कुषाण के नाम से जानते हैं। वो शुरुआत में वो भारत के शासक नहीं थे, लेकिन वो आए, इधर से आना जाना स्टार्ट हो गया, देखिए, क्योंकि ये रास्ता मिल गया। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ अफगानिस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर उत्तर भारत की तरफ साम्राज्य स्थापित किया, और फिर मध्य एशिया की तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, विशाल साम्राज्य बनाया। ठीक है, तो इसी वंश में एक राजा हुए जिन्हें हम अ, विम कैडफिसेस के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम और था कैडफिसेस सेकंड। ठीक है, अब इनके शासन काल के समय रोमन एम्पायर इधर था ही, आपको पता होगा यहाँ पे। तो रोम एम्पायर की वजह से यहाँ इनकी आवश्यकताएं थी, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत से क्या इनका व्यापार बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट चीज़ें होने लगी यहाँ से। ठीक है, भारत से जैसे मसाले जाने लगे, रेशम के कपड़े और कीमती पत्थर रोम भेजे जाने लगे। अब जब हमारा सामान वहाँ जा रहा है तो रोम से हमारे पास क्या आने लगा, गोल्ड। ठीक है, अब इतना धन आया कि पहली बार बड़ी मात्रा में गोल्ड आया, तो गोल्ड के क्या कर दिए, कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राएं जारी कर दी। और जिसके शासन काल में ये सारी चीजें हो रही थी वो शक्तिशाली राजा थे, ये कैडफिसेस। और इन्होंने फिर उस समय इनको फील हुआ कि भाई मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, तो इन्होंने सर्वलोकेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की, जिसका मतलब आप जानते हैं कि संपूर्ण लोक का स्वामी। अब देखिए, कैडफिसेस के बारे में आप क्या क्या चीजें सीखे। एक तो कुषाण वंश का ये प्रमुख शासक थे। दूसरा नाम इनका बिम कैडफिसेस था।
ये कनिष्क से पहले का शासक था। ठीक है, कनिष्क इनके बाद में आए, तो ये यहाँ टाइपो हो गया था मुझसे। हमारी टीम ने जब बनाई थी शायद पीपीटी, तो उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। और इसने साम्राज्य का जो विस्तार काफ़ी हद तक किया कैडफिसेस ने। और इसने इसके समय आपने पता है कि रोमन से हमारा व्यापार चरम पे था। अब बात करते हैं और ऑप्शंस की, तो ये ऑप्शन है सक्रिय। देखिए, सक्रिय ऑप्शन जो है, इसका अर्थ होता है शकों का हनन करने वाला। और आप मुझे बता सकते हैं किसको ये टाइटल मिला? तो शकों का हनन करने वाला किसे कहा जाता है? ये उपाधि मिलती चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका होगा नहीं। सर्वलोकेश्वर जो इनका ऑप्शन हो ही गया। और महाक्षत्रप जो है, ये एक प्रशासनिक पद था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। ठीक है, तो विशेष रूप से ये जो शक क्षत्रप शासकों से जुड़ा हुआ है। सिंह चंद्र है ये, इसका कोई मतलब है नहीं, ये वैसे एक उपाधि लिख दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बिम कैडफिसिस की जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने लार्ज क्वांटिटी में क्या जारी की, कॉइन, किसके, गोल्ड कॉइन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, रोमन ट्रेड बढ़ा। रोमन ट्रेड क्या हुआ? रोमन ट्रेड बढ़ा। सिक्कों पर कुछ गॉड थे जैसे शिवा और नंदी जैसे कॉइन्स पे दिखे। अच्छा, अब आप ये इसको धार्मिक ना समझ के एक चीज समझिए कि कुषाण लिबरल थे, या तो या फिर उनके लिए भारतीय जो धार्मिक परंपरा है उनको इन्होंने अपनाना शुरू कर लिया। ठीक है, इसके बाद कनिष्क फर्स्ट आए लेटर ऑन। और जिन इन अब कनिष्क फर्स्ट के बारे में आपको पता ही है। कनिष्क फर्स्ट जो हैं, इनको अ, बौद्ध धर्म में विशेषकर महायान जो है, महायान बौद्धिज्म का संरक्षण इन्होंने प्रदान किया। तो देखिए, कुषाण को पढ़ के अधिकांश कनिष्क कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना ही कनिष्क पे प्रश्न नहीं था, आपको ट्रैप था, ताकि आप डायरेक्ट कनिष्क करके आ जाएं इसमें। कनिष्क की सॉरी, कनिष्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें आप इस चीज़ को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। कैटफिशेस द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? बिम कैटफिशेस। और स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक प्रचलन किसने की कुषाण काल में? कैटफिशेस ने। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धर्म संरक्षक कौन था, कौन सा शासक था? कनिष्क। ठीक है, और इनका शासन व्यापार जो है सबसे अधिक किस साम्राज्य था? वो रोमन साम्राज्य से था। देखिए, व्यापार रोमन से होने से सिर्फ ये नहीं है कि व्यापार है और पैसा आ रहा है, वहाँ से संस्कृति भी जो है वो आती है, रिश्ते स्थापित होते हैं वहाँ के, और वहाँ से चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से आती है। तो डायनेस्टी कौन सी हुई? कुषाण डायनेस्टी। किंग हो गए बिम कैडफिसेस। इनका सर्वलोकेश्वरवाद, इन्होंने टाइटल लिया। इन्होंने गोल्ड कॉइन इश्यू किए। ठीक है, रोमन एम्पायर से इनका क्या रहा, ट्रेड रहा। कॉइन्स पे कौन से थे? शिवा और नंदी। और सक्सेसर इनके जो थे वो थे कनिष्क। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, साथ साथ याद भी हो गए होंगे। तो बिना वेस्टिंग ओवर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पढ़िए, तो बताइए क्या है आंसर इसका आपके पास हिसाब से। व्हाट इज योर आंसर? बोलो भाई, सुस्त थोड़ी बैठना है आपको। क्वेश्चन है, भरत भरहुत जो स्तूप है वो किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो बताइए किस राजवंश की सुंदर। देखिए, इसका आंसर है सुंग कालीन स्थापत्य का। ठीक है, अब समझते हैं क्या चीज़ है ये और कैसे हमारा आंसर ये है। वही लगभग 2200 साल पहले आप की कल्पना करो। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की सोची, या उन्होंने अपना ही लिया था, क्योंकि वो उस हिंसा से काफ़ी दुखी हो गए थे। तो उन्होंने पूरे भारत में क्या किया, हजारों स्तूप बनवाए, ताकि भगवान बुद्ध की जो स्मृति है और उनके अवशेष जो है वो सुरक्षित रखे जा सकें। ठीक है, लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो गई, इनकी डेथ जब हुई, उसके बाद से मौर्य साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर हुआ। और
फिर सत्ता में आए मौर्य के बाद सुंग। ठीक है। और जनरली ये सोचते हैं लोग कि सुंग जो है, सुंग शासक जो है वो केवल ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, इसलिए उन्हें बौद्ध स्मारकों की उपेक्षा की होगी, ऐसा लोग सोचते हैं। और यही जो एक सरप्राइज है वो यहीं पे है, वो ये है कि सुंग शासक ने जो अशोक द्वारा बनाए गए जो कई स्तूप थे उनका क्या करवाया, इनका विस्तार करवाया। ठीक है। और इनका ब्यूटिफिकेशन करवाया। और इसी दौरान जो भरहुत जो स्तूप है, ठीक है, भरत स्तूप पर रेलिंग का काम हुआ, गेटवे और शानदार जो पत्थर की नक्काशी है वो बनाई गई। इसलिए आज भरत स्तूप जो है उसको शुंग काल का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब आप समझिए, देखिए इस पहले बेसिक समझ लेते हैं आप। देखिए स्तूप क्या है एक्चुअली। स्तूप इज लाइक ए डोम लाइक शेप। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं, रेलिक्स जो हैं, या उनकी स्मृति में इनको बनाया जाता है। इनका आकार गोलाकार होते हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य पूजा करना नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और बुद्ध को स्मरण करना होता है। अब जो भरूच की हम बात कर रहे हैं, भरूच जो है वो है एमपी के सतना जिले में। और अच्छा, अब इसमें हम क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको बनवाया किसने था। अगर हम इसकी बनवाने की बात करें तो सम्राट जो अशोक हैं उन्होंने ही इसको मूल जो ओरिजिनल इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उन्होंने करवाया। बाद में जो इसका विस्तार और सजावट है वो सुंग डायनेस्टी ने करवाया। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुंग डायनेस्टी। कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं आप अशोक से। अब अलग एक एक ऑप्शन की पड़ताल करते हैं। देखिए चोल जो है, चोल स्थापत्य की बात हो रही है, तो चोल डायनेस्टी आपको पता है साउथ में इंडिया में थी। और इसकी पहचान है बृहदीश्वर मंदिर और द्रविड़ शैली और बौद्ध स्तूप से तो कई दिन का वो मतलब है नहीं। अब बात करते हैं कुषाण स्थापत्य की। कुषाण स्थापत्य की जब नाम आता है तो कुषाण काल में जो है, एक तो गांधार शैली और मथुरा शैली, इन्हीं के काल के संबंधित है। और कनिष्क के जो स्तूप है वो भी इससे संबंधित है। समझे। अब बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के में है दशावतार मंदिर, अजंता की बा अजंता की जो बाद की गुफाएं हैं, अजंता केव्स लेटर ऑन, बाद वाली वो गुफाएं हैं। और बुद्ध की जो मूर्तियां हैं क्लासिकल स्टाइल में, वो सारी गुप्त काल से संबंधित है। इनका स्तूप से मतलब नहीं है, भरत के स्तूप से मतलब नहीं है स्पेशली। शुंग काल का हम बता ही चुके हैं कि भाई इन्होंने भरत स्तूप में के रेलिंग वाला भाग हो गया, इन्होंने रेलिंग करवाई, तोरण करवाए। ठीक है। इन्होंने स्टोन की जो कर करविंग्स हैं वो करवाई। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर हम भरत के स्तूप की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है। देखिए भरत का जो स्तूप है, इसकी जो रेलिंग है पत्थर की गोल घेराबंदी थी, स्टोन रेलिंग थी। जो तोरण थे वो कैसे थे, सजावटी प्रवेश द्वार थे। तोरण जो थे सजावटी, ये सजावटी थे। और पत्थरों पर जो है पूरी कहानी उकेरी हुई थी, जिसमें कहानियों में क्या थी, जातक कथाएं। और जातक कथाएं क्या है, बुद्धा के पुनर्जन्म से संबंधित जो है वो कथाएं। और एक जो इसकी सबसे विशेष जो विशेषता आपको मिलेगी वो है एनिकॉनिक स्टाइल। ठीक है। एनिकॉनिक का मतलब होता है, एनिकॉनिक जो आर्ट होती है, इसका मतलब ये होता है इसमें कि उस समय कि इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। और उस समय प्रचलन में था, इसमें उसकी जगह खाली सिंहासन हुआ। ठीक है। बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है। उनके फुटप्रिंट यूज कर लिए, व्हील यूज कर लिया। ठीक है।
इस स्टाइल को बोलते हैं एनिकोनिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी जो इनक्रिप्शन थी, जो इनकी जो लिपि थी, वो कौन सी थी जिसमें इन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए? इनके जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट में दिखाए गए। और इसमें जो ट्रैप जो बनता था वो हम आपको बता दें, वो ट्रैप यही था कि ये भरूच किसके काल में बने? वो बने सुंग के काल में, लेकिन निर्माण शुरू करवाया था अशोक ने। तो अशोक ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करवाया और डेकोरेशन का काम किया सुंग ने। अब देखिए कुछ एक और चीजें हैं, जैसे एक स्थल है और उनका आप बताएंगे मुझे किस राजवंश से संबंधित वो है। तो अगर हम बात करें सांची, क्योंकि सांची है मौर्य और सुंग दोनों से संबंधित, ठीक है। और एक है अमरावती। अमरावती का क्या है बताइए? अमरावती के सातवाहन। और नेक्स्ट है कनिष्क स्तूप। तो कनिष्क का हम आपको पढ़ाए थे, कुषाण। और भरूच का तो आपको याद ही होगा, ये भी सुंग से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके राजवंश से कई बार क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो मैं पूछूं फटाफट। भरूच स्तूप कहाँ है? सतना, मध्य प्रदेश। भरत स्तूप का मूल निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। भरत स्तूप का विस्तार किसने करवाया? सुंग वंश ने, ठीक है। भरत स्तूप की कला किस प्रकार की है? एनिकॉनिक बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। अब आपको एक बार पूरा रिवाइज करवा देते हैं फटाफट, ये जो भी चीजें पढ़ाई 10 सेकंड में। देखिए, भरूच मध्य प्रदेश में, ओरिजिनल बिल्डर अशोक, डेकोरेशन सुंग डायनेस्टी, फेमस है रेलिंग के लिए, तोरण के लिए, स्टोन कर्विंग के लिए, जातक कथाओं के लिए और एनिकॉनिक आर्ट के लिए, ठीक है। तो आपको इससे संबंधित सारी चीजें हो गई। अब हम देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं उसमें मौर्य काल, शुंग काल, बौद्ध स्थापत्य, स्तूप, जातक कथाएं, ये सारे भाई लिपि कौन सी हो गई, कौन सी आर्ट का इस्तेमाल हुआ, ये सारे क्वेश्चन बार बार बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िएगा। तो बताइए क्या है आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? देखिए, आंसर बाकाटक है, हम समझते हैं कैसे। जी, अगर आपको उस समय की बात सोचिए जब ये राजतंत्र था। अब लोकतंत्र के समय में तो आप ये चीज़ें सोचना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा अपने आप को मेंटली उधर लेके जाइए। तो उस समय जब राजतंत्र था तब युद्ध से किए बगैर, किसी राज्य साम्राज्य से युद्ध करे बगैर उससे मजबूत संबंध बनाने करने हो, तो आज के समय में तो हम करेंगे कूटनीति, हमारे आईएफएस ऑफिसर्स को उधर भेजेंगे। लेकिन प्राचीन भारत में जब जो था वो चलता था मैरिज अलायंस, ठीक है। मतलब वैवाहिक संबंध का सहारा लिया जाता था। और तो समुद्रगुप्त जो थे उनके पुत्र हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने देखा कि दक्षिण भारत में जो है, साउथ इंडिया में बढ़ने के लिए केवल सेना काफी नहीं है। तो दक्षिण में एक शक्तिशाली राजवंश था उस समय, वो था वाकाटक, ठीक है। तो युद्ध करने के बजाय चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, इसका जो विवाह है वो वाकाटक के राजा थे, इनकी जो डॉटर है इनकी शादी की इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। अब यह विवाह केवल देखिए पारिवारिक नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल अलायंस की तरह काम आया। और कुछ वर्षों के बाद इनकी क्या हुआ, एक घटना होती है और इनकी मृत्यु हो जाती है रुद्रसेन की। अब इनका जो पुत्र था वो जो वो छोटा था। और इस स्थिति में प्रभावती जो है, इन्होंने 20 साल तक वाकाटक साम्राज्य की संरक्षिका शासिका शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी पहली बार गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बिना युद्ध के दक्षिण भारत तक पहुंच गया, ठीक है। और यही कारण रहा कि ये जो विवाह है भारतीय इतिहास की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण मैरिज अलायंस माना जाता है। अभी 20 ईयर्स तक कोई रूल कर रहा है। अब देखिए, इसमें हमने बाकाटक इसका आंसर हो गया। देखिए, यह प्रश्न सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि विवाह
कि भाई किसकी शादी किसके साथ हुई, बल्कि ये पूछना चाह रहा है कि गुप्त साम्राज्य ने अपना प्रभाव कैसे बढ़ाया। अब जो ऑप्शन फर्स्ट है लिच्छवी, तो देखिए लिच्छवी साम्राज्य की बात करें हम, तो लिच्छवी, तो लिच्छवी में जो विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है फर्स्ट ने, कुमार देवी थी लिच्छवी राजकुमारी, इनका हुआ था। इससे गुप्त साम्राज्य की जो और मजबूत हुआ। कदम्ब जो वंश है ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में था उस समय, और इस सारे से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकाटक हमारा इसका आंसर है ही है। और नागवंश जो है ये चंद गुप्त वंश से संबंधित हैं, गुप्तों से ये संबंधित थे, लेकिन इनका विवाह से, प्रभावती के विवाह से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए वाकाटक डायनेस्टी के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे? वो थे विंध्य शक्ति, इसके संस्थापक थे। अगर महान शासक की बात करें वो थे प्रवर सेन प्रथम, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी वो थी नंदी वर्मन, नंदी वर्धन सॉरी। बाद में क्या हुआ, बस गुल्म इसकी राजधानी बनी। तो ये हो गए संस्थापक, ये हो गए महान शासक, और ये हो गई कैपिटल। और अगर हम क्षेत्र की बात करें कि भाई बाकाटक किस क्षेत्र में था, तो ये था विदर्भ, जो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में, उसमें, ठीक है। अब प्रभावी जो गुप्ता थी, प्रभावती गुप्ता सॉरी, प्रभावती गुप्ता जो थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक रही है। अब आप जानते नहीं थे प्रसिद्ध थी, लेकिन तो 20 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। और इनकी ताम्रपत्र जो है, इनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। और जैसे कि आपको पता है संरक्षिका शासिका रही थी। अच्छा, अगर ये बात करें कि इनका विवाह क्यों महत्वपूर्ण था, तो आप बताएंगे कि अगर विवाह महत्वपूर्ण है ये बात करें, तो देखिए क्यों महत्वपूर्ण था। एक तो दक्षिण भारत में मित्र मिला, शकों के विरुद्ध अभियान जो था वो आसान हो गया, ठीक है। मित्र और शकों के विरुद्ध जो अभियान था वो आसान हो गया। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव तो बढ़ा ही था, और बिना युद्ध की क्षेत्रीय शक्ति भी इनको मिली। तो जनरली क्या होता है इसमें, जो ट्रैप था वो लिच्छवी शासक को लेकर, वंश को लेकर था कि लिच्छवी पढ़ते ही विद्यार्थी लिच्छवी पे टिक कर देते हैं। लेकिन लिच्छवी वंश से जो विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त प्रथम का था। और प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। नागवंश में भी क्वेश्चन कई बार डाउट हो जाता है, लेकिन ये इसका प्रभावती के संबंध, विवाह से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? कुमार देवी लिच्छवी साम्राज्य के। अजंता गुफाओं को संरक्षण किस राजवंश ने दिया? ये वही थे वाकाटक जिन्होंने अजंता को संरक्षण दिया। इसमें भी विशेषकर हरिसेन जो थे, उनका जो समय था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो एक बार फटाक से 30 सेकंड रिवाइज करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। पुत्री प्रभावती गुप्त, विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। राजवंश कौन सा था? वाकाटक। उद्देश्य पॉलिटिकल अलायंस के लिए। वाकाटक कहाँ पे? विदर्भ महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता गुफाओं का संरक्षक कौन है? वाकाटक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िए, 3, 2, 1। इसमें एक टाइपो है, देखिए। अ, ये कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से शासक, यहाँ है मिनेंडर, के सोने के 16 सिक्के थे, 16 सिक्के प्राप्त हुए। तो इसका आंसर तो है विराट। अब देखिए, बैराट अभी प्रेजेंट में जो विराट नगर है उसका प्राचीन नाम था। ये राजस्थान के जयपुर में सिचुएटेड है। और यहाँ से और चीज़ें मिली हैं। एक तो यहाँ पे मिले हैं अशोक कन शिलालेख, ठीक है। और एक यहाँ मिले हैं बौद्ध के अवशेष, ठीक है। एक यहाँ मिले हैं सिक्के, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए और जो ऑप्शन इसमें है, जैसे नगरी जो है, अब
ये इस नाम से कॉमन नाम है, वैसे काफ़ी जगह है, पर नगरी जो है ये है चित्तौड़ में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शिवी जनपद का हिस्सा रहा है। ठीक है। और रेड जो है ये टोंक राजस्थान के टोंक में है। और यहाँ पे मिले हैं पेंटेड ग्रेवियर, दूसर जो पात्र हैं वो मिले हैं यहाँ पे। और ये किस बात के यहाँ पे प्राचीन बसावट का भी ये, जब ये मिले तो यहाँ पे प्राचीन बसावट रही है और इसके लिए फेमस हुआ। बात करते हैं नगर की, तो ये भी एक टोंक में है और राजस्थान के ये एक भरतपुर में भी है। तो टोंक की बात करें तो ये पहले मालवा क्षेत्र से संबंधित रहा है। तो इसमें आपको पता है बैराट फेमस है, तो आप जनरली बच्चे इसको ही करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जो मोनेस्ट्री के जो अवशेष मिले हैं यहाँ पे वैराट में, वो सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री में से एक है। यहाँ पे एक सर्कुलर टेम्पल भी है और अनेक सिक्के आपको पता है यहाँ मिले ही हैं। तो इससे संबंधित चीज़ें यही हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप पढ़िए उसका आंसर सोचिए। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसका जवाब दीजिए। 4, 3, 2, 1। देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, उसका सॉल्यूशन अपने दिमाग से तैयार कीजिए। वेट मत कीजिए कि मैं आपका सॉल्यूशन उसका बताऊंगा। ठीक है। फिर कोशिश कीजिए, आपने जो सोचा और जो मैंने बताया वो वैसे ही था। हो सकता है एक क्वेश्चन के ऑप्शन को सॉल्यूशन करने के दो कारण हो सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, और राजवंश है और उनकी राजधानी है। तो ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के पतन होने की बात की। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था, तो उसके बाद भारत में कई क्षेत्रीय, क्या है, क्षेत्रीय राजवंश उभरने लगे। अब इन राजवंशों ने अपनी राजधानी जो है बनाई, और वहां से शासन चलाते थे। तो ये कैपिटल्स बनाई इन्होंने। ठीक है। अब राजधानी केवल आपको पता है प्रशासन का केंद्र नहीं होती, बल्कि वहां से व्यापार भी होने लगा, कल्चर का भी डेवलप हुआ, शिक्षा और सैन्य शक्ति का भी ये केंद्र बन गई। इसलिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, तो पहले मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, सुंग जो है, सुंग है संबंधित पाटलिपुत्र, और सातवाहन है वो है पैठण से, और कदम्ब जो है वो है बनवासी से, और चंदेल जो है वो है महोबा से। ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए से। ठीक है, करेक्ट। देखिए कि कुछ समझते हैं इसमें क्या कहानी रही और कैसे रही। सुंग वंश की बात करें तो आपको पता है सुंग वंश की जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है ये। मौर्य साम्राज्य के बाद इन्होंने अपनी सत्ता संभाली। अंतिम मौर्य साम्राज्य जो थे, बृहद्रथ, इन्हों इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी और सुंग वंश की स्थापना की थी। अच्छा, पाटलिपुत्र इन्होंने खुद ने सिचुएटेड नहीं की थी, ये राजधानी पहले से मौर्यों की थी, तो इन्होंने उसको एक तरह से कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन के जो संस्थापक थे वो कौन थे बताइए? वो थे शिमुक। ठीक है। और राजधानी थी पैठण, कई बार इसको प्रतिष्ठान नाम से भी जानते हैं। और ये जो पैठण है इनकी, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश है। और इन्होंने जो संघर्ष किया, किनसे किया? शकों से। ठीक है। कदम्ब जो वंश है, राजवंश, इसकी जो स्थापना है वो की थी बनवासी, सॉरी बनवासी में की गई थी, कैपिटल है ये तो उनकी। और ये जो संस्थापक थे इसके, वो थे मयूर शर्मा। ठीक है। अभी बनवासी जो प्रेजेंट में है, वो कर्नाटका में है। और दक्षिण भारत का ये पहला जो है स्थानीय ब्राह्मण राजवंश है। ठीक है। फर्स्ट स्थानीय ब्राह्मण राजवंश। ठीक है। चंदेल डायनेस्टी की बात करें तो चंदेल डायनेस्टी आपको पता है कि ये जो महोबा इसकी राजधानी थी। और चलो बताइए इसका आंसर क्या है? चलो बताइए इसका आंसर।
देखिए, नवीं शताब्दी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई? ये कह सकते हो कि आप संस्थापक पूछ रहे हैं, और ये क्लासिकल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, और हमें इसका जो संस्थापक है वो है विजय आलय। विजय आलय, ठीक है। देखिए, हुआ क्या था, लगभग 19 सेंचुरी की बात है, और दक्षिण भारत जो है, इसमें थे पल्लव, पांड्या, राष्ट्रकूट, ये शक्तिशाली राजवंश शासन कर रहे थे। इसी समय एक छोटा सा स्थानीय सरदार था, जिसका नाम था, ये स्थानीय सरदार समझिए, विजयपाल, सॉरी, विजयालय चोल, ठीक है। तो इसने लगभग 850 ईस्वी में अवसर देखकर, तंजावुर एक जगह है, तंजावुर, इस पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहीं पर इसने चोल साम्राज्य की नींव रखी। आगे चलकर ये दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया। और चोल साम एम्पायर का एक आपको मैप दिखा देगी, देखिए, ये चोल एम्पायर 848 से लेके लगभग 1279 तक रहा। और आप इसका देख सकते हैं कि इसका प्रभाव श्रीलंका तक भी था। तो चलो, ये विजयालय आपने पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं, जनरली पूछता है ये आरपीएससी केवल किसी भी साउथ इंडियन की जो ये और डायनेस्टीज हैं, उनके संस्थापक पूछते रहते हैं। उनकी राजधानी पूछ लेते हैं, कौन सा मंदिर बनवाया ये पूछ लेते हैं, नौसेना किसकी सबसे शक्तिशाली थी ये पूछ लेते हैं। तो विजयालय चोल के बारे में कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं। तो देखिए, विजयालय के बारे में बात ये है कि भाई, ये जो था, ये आधुनिक चोल साम्राज्य का संस्थापक तो था ही, और तंजावुर में इन्होंने अधिकार किया, और 850 में इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, यहाँ पे तंजावुर में कोई तो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थे मुतरैया, मुतरैयार, ठीक है। ये शासकों को हराकर चोल शक्ति स्थापित की। और यहाँ पे तंजावुर में एक दुर्गा टेम्पल का निर्माण किया, और उसका नाम था निशुम्भ सूदनी, ठीक है, निशुम्भ सूदनी की स्थापना की। अब तीनों के बारे में और जान लेते हैं कि कृष्ण प्रथम, परांतक और राजराज चोल, ठीक है। तो देखिए, अगला है कृष्ण फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा है कि ये किस वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का था, ठीक है। और कैलाश टेम्पल जो है, किसके, सुने होंगे नाम, एलोरा के। एलोरा के जो कैलाश टेम्पल है, उनका इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। और इसका चोल से कोई मतलब ही नहीं है, जब खुद राष्ट्रकूट से, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। दूसरे हैं परांतक, ये परांतक प्रथम ही है। ये चोल वंश से रिलेटेड थे, ये बात है, लेकिन ये संस्थापक नहीं थे, पहली बात तो। और इनके समय में चोल साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर राजराजा चोल, जो राजराजा चोल हैं, इनको राजराजा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ग्रेट चोल साम्राज्य, सॉरी, सम्राट रहे। और एक मंदिर का नाम सुना होगा आपने, बृहदीश्वर मंदिर। ये बृहदीश्वर टेम्पल का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। नौसेना की बात करें तो जो नौसेना जो थी, इसको इन्होंने शक्तिशाली बनाया। इवन इन्होंने श्रीलंका तक क्या किया, विजय प्राप्त की, ठीक है। लेकिन ये संस्थापक नहीं है। इन्होंने, ये महान शासक हैं, और अधिकांश ज्यादातर चोल में क्वेश्चन राज राजा पे बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे सीक्वेंस जो बना सकते हैं वो ऐसा है कि विजयालय, फिर इसके बाद आदित्य प्रथम, फिर इसके बाद पारंग तक प्रथम, फिर इसके बाद राजराज प्रथम, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रथम, ठीक।
तो अब इनकी चोला की कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल वही तंजावुर, और बाद में जो इसकी कैपिटल बनी वो बनी गंगई कोंड चोलुपुरम। गंगई कोंड चोलुपुरम, बोलिए गंगई कोंड चोलुपुरम, ठीक है। अब जो राजराज प्रथम है, इन्होंने जो बृहदीश्वर मंदिर बनाया, जो ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और शक्तिशाली नौसेना और श्रीलंका पर विजय आपको याद रखनी है। राजेंद्र चोल की बात करें तो देखिए, राजेंद्र चोल भी एक अच्छे और महान शासकों में गिने जाते हैं। इन्होंने किस पे विजय की, गंग पर विजय की, और ये गंगई कोंड चोलपुरम जो ये था राजधानी, जो पहले बाद में सिचुएट की इन्होंने, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया जो था, ये वाला हिस्सा, इस पर इन्होंने विजय अभियान किए। तो ये जो, अगर हम बात करें ये वाला हिस्सा, तो इस पे इन्होंने काफ़ी अभियान करके इधर से यहाँ और यहाँ इस एरिया में इन्होंने काफ़ी से नौसेना अभियान की। तो ये जाने जाते हैं नौसेना अभियान के लिए। तो कुछ 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इन्हीं में से बनाए हैं, तो बताइए। चोल राज साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, राजराज फर्स्ट ने। कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की, राजेंद्र चोल ने। चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गंगई, नहीं तंजावुर। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। तो मैं आपको बोल देता हूँ फटाफट। फाउंडर विजयालय चोल, कैपिटल तंजावुर, ग्रेट राजा थे राजराज प्रथम। बृहदीश्वर टेम्पल राजराज चोल ने बनवाया। गंगई कोंड चोलपुरम जो है वो राजेंद्र चोल प्रथम ने स्थापना की। और कैलाश टेम्पल एलोरा का कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। देखिए, अगर विजयालय जो थे इन्होंने स्थापना कर दी साम्राज्य की, पारंगत ने इसका क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। और राजराज ने इसको क्या किया, महान बनाने का प्रयास किया, और इवन बनाया भी। और राजेंद्र ने इसको क्या किया, जब विदेशी अभियान किए तो उसने वर्ल्ड फेमस भी किया, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए 3, 2, 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, और ये कौन सा जुर्माना था, किस चीज के लिए लिया जाता था। ये मौर्यन प्रशासन से संबंधित है, विशेष रूप से हम अगर कहें तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। पंकोदक सन्निरोधे जो है, ये सड़क पर कीचड़ फेंकने पर लिया जाता था। देखिए, आज जो हम क्लीन इंडिया मिशन की बात करते हैं, आप सोचिए ये मिशन आज से लगभग 2300 साल पहले ही शुरू हो चुका था। तो इस सिस्टम से हमें सीख लेनी चाहिए कि उस समय के लोग आज से 2300 साल पहले अगर गंदगी फैलाने पर रोक लगाते थे, इवन सड़क पर, आज तुम सड़क पर हक से थैली फैला फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं। लेकिन उस समय का प्रशासन ने जब ये चीज़ महसूस की, तो आज भी हमें जागना चाहिए और इसको हमारी नैतिक ड्यूटी समझनी चाहिए। लेकिन अजीब बात है, 2300 साल हो गए, अभी तक हम कुछ जाग चुके हैं, कुछ सोए हुए हैं, ठीक। तो देखिए, बात थी चंद्रगुप्त जो मौर्य का जब शासन था, तो उस समय उनके महामंत्री थे, आपको पता है, चाणक्य, ठीक है, या उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिनका नाम भी पता होगा, अर्थशास्त्र, ठीक। तो इस पुस्तक में ना केवल ये राजनीति की पुस्तक थी, बल्कि इसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट और टैक्सेशन, और इवन अपराधों के लिए जो दंड, जो पनिशमेंट है, वो कैसे दी जाए, उसके नियम जो थे दिए हुए थे। आज यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फेंकता है, सार्वजनिक स्थान को गंदा करता है, पानी को प्रदूषित करता है, तो उस पर जुर्माना जो था वो लगाया जाता था। तो देखिए कितनी पुरानी व्यवस्था है, हमें सीखना चाहिए कि डेफिनेटली ये गंदगी फैलती थी, बीमारियाँ होती थी, महामारियाँ फैलती थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए उस समय लोगों ने प्रयास किए थे। तो हमारा धर्म होना चाहिए। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, उस समय पॉपुलेशन क्या रही होगी। तो देखिए, इसमें जो अर्थशास्त्र में वर्णित जो नगर प्रशासन है, उसमें दंड दिया जाता था।
और ये पंख का मतलब होता है कीचड़, और उदक का मतलब होता है पानी, मतलब कीचड़ युक्त पानी। सन्नी का मतलब होता है रोड, ठीक है, मार्ग। और रोधे का मतलब तो आप जानते हैं, ब्लॉक करना। तो पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ पंकज बनाए जिससे। तो सीधी सी बात है कि सड़क पर कीचड़ युक्त पानी फैलाना और रास्ता अवरोध करना, रास्ता बाधित करना, इसका मतलब। तो ये तो सिर्फ, अगर आपको मौर्य प्रशासन का भी नहीं पता होता, सिर्फ आपको शब्दों का अर्थ पता होता, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, किया जा सकता था ना। देखिए, अब और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये इसका सही आंसर है। तो कूड़ा फेंकने पर, हाँ, कूड़ा फेंकने पर अपराध था, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते पंकोदक सन्निरोध है। मंदिर गंदा करने पर उसके लिए अलग नियम थे भाई, सेपरेट रूल्स है। और पानी का, पीने का जो पानी है वो गंदा करने पर, इसका जो, तो जल स्रोत को, पानी पीने के जो पानी है जहाँ जो जल स्रोत होता था उसको दूषित करना भी अपराध था, लेकिन इसके लिए अलग दंड का प्रावधान था। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अर्थशास्त्र का नाम आया है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें कर ही लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है, आपको पता है कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक है। और कौटिल्य के आपके नाम पता है, कौटिल्य को बोलते हैं चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, एक नाम और है इनका, वो है विष्णुगुप्त। ठीक है। तो विषय जो इसमें अगर हम बात करें, देखिए केवल कौटिल्य, आपको ये तो पता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि इसके विषय कौन कौन से हैं। तो ये जान लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये है, हम पॉलिटिक्स को जानते हैं केवल। ये रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये रिलेटेड है इकोनॉमी से, ये रिलेटेड है टैक्स सिस्टम से, ये रिलेटेड है स्पाई सिस्टम से, जासूस सिस्टम से, ये है जुडिशियल न्यायिक सिस्टम से, और ये है नगर प्रशासन से, मतलब अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये इसकी विषय वस्तु है। ठीक है। तो मौर्य काल में देखिए क्या क्या चीज़ें होती थी। देखो, सड़कों की प्रॉपर सफाई होती थी, नालियों की व्यवस्था थी, सार्वजनिक जल स्रोतों की सुरक्षा होती थी, बाजारों पर सरकारी नियंत्रण था, नकली वस्तुएं बेचने पर दंड था। आज के समय में 2026 में नकली कॉपी, जो नकली चीज़ें हैं, फेक चीज़ें, वो फर्स्ट कॉपी के नाम से आपको पता है खूब बिकती है मार्केट में। इवन अभी तक हम इस सिस्टम से नहीं जीत पाए, ये समस्या तब से हम देख रहे हैं। तो यानी, लेकिन किसी भी सिस्टम से जीतने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए, आम नागरिक का सपोर्ट चाहिए। आम नागरिक जागरूक होगा तब जाके वो समझेगा। आप सोचिए, किसी फेक चीज़ को खरीदना, लाइक वैसे कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और वो आपसे किसी ने जान लिया और उसने वो आइडिया बेच दिया, तो आपको कैसा फील होगा? ठगा सा फील होगा ना। ठीक वही चीज़ें हैं नकली चीज़ें बेचने से। तो मौर्य प्रशासन उस समय दुनिया की सबसे व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक था। ठीक है। तो दो एक क्वेश्चन आप मुझे जवाब दे दीजिए इनसे संबंधित, कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, चाणक्य या कौटिल्य। अच्छा, मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया? एम से मौर्य के दरबार से मेगास्थनीज। ठीक है। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। ठीक है। ओके। अशोक के शिलालेख की सबसे पहले, अगर किसी ने अशोक के शिलालेख पढ़े, वो किसने पढ़े थे? तो वो थे जेम्स प्रिंस है। ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। तो आपको छोटा सा 10-5 सेकंड में सुनिए। कौटिल्य लिखिए, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। एक पंकोदक जो है वो कीचड़ युक्त पानी होता है। और पंकोदक सत्रिरोध, ये आप समझ ही चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र से संबंधित। क्योंकि अब अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है ये नहीं पूछे जाते, अब उसमें कीवर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको अपने इसको इस स्तर तक तैयार करना होगा, इन क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। आप अपने हिसाब से भी इस वीडियो को पॉज करिए। मैं 3, 1, 2, 3 बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपके पास इतना समय। पॉज करिए, पढ़िए, आंसर सोचिए, फिर आप ये सोचिए वो क्यों गलत था। फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे और उसको, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। पढ़िए। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ आंसर सोचा आपने भी या बस चल रहा है? कुछ भी गलत सलत सोचिए, सोचिए, लेकिन चाहे आपने पढ़ा ना हो ये टॉपिक, फिर भी सोचिए। देखिए,
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। देखिए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एडवांस था, हम पढ़ चुके हैं। और कौटिल्य ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया अपना। और इसकी वजह से ही ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मौर्य साम्राज्य से आते हैं तो वो या तो आते हैं उनके प्रशासन से संबंधित, या आते हैं उनकी राजनीतिक विस्तार और तो महान साम्राज्यों से संबंधित, ठीक है, महान सम्राटों से संबंधित, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, ये एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, शब्दावली है। और ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही शब्दावली है। तो सोचिए, ये पूछ रहे कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। वो ये अग्रहारी का ये कोई अधिकारी नहीं है। अग्रहारी का मतलब होता है कि ऐसी जमीन जो कि ब्राह्मणों को दान में दी गई हो, ठीक है। तो ये बाकी ये सारे अधिकारी के नाम है, हम इनको जानते हैं कि करके। तो सुनिए, आप जरा सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आप हैं और आप खुद एक अधिकारी हैं, मान लीजिए। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो है, जो अगर बात करें तो यहाँ से अफगानिस्तान से लेके, और यहाँ वेस्ट बंगाल तक जो फैला है, ठीक है। और वहाँ पे ना तो इंटरनेट है, ना कोई मोबाइल है, फिर भी शासन चलाना है। और कैसे चलता भी था सक्सेसफुली। तो आप सोचिए वो कितने एडवांस लोग होंगे। संसाधनों के साथ आप कोई चीज़ कर सकते हो आसानी तरीके से, अगर संसाधन नहीं है तब आपकी व्यवस्थाएं कैसे। तो यहीं पर आते हैं चाणक्य, और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र लिखी थी, आपको पता है। इसमें मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने बनाई। इन्होंने हर स्तर पर एक अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए, और जिनमें से कोई तो कर वसूलता था, ठीक है। ये ऑफिसर्स, कोई तो टैक्स ले रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कोई न्याय कर रहा है, न्याय जुडिशरी को देख रहा है। तो इसी प्रकार प्रशासन से जो जुड़े अधिकारी हैं उन पर आधारित क्वेश्चन था। तो देखिए, युक्ता जो है ये एक सरकारी कर्मचारी था, लाइक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसका काम ये था कि राजस्व, ये रेवेन्यू भी देखता था प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था, ठीक है। आज के समय में अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो ये लाइक वैसा था। हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट में कुछ पदों से इसकी कंपैरिजन करें, एग्जैक्टली नहीं होगी, लेकिन आप ये सोचिए, थोड़ा दिमाग को फ्लेक्सिबल रखिएगा कंपैरिजन में, ताकि वो आपको दिमाग में बैठ सके। प्रादेशिक जो था, ये एक तरह से प्रोविंस, बड़ा क्षेत्र मान लो प्रोविंस है, उसका अधिकारी होता था। इसका काम क्या था, ये इंस्पेक्शन करता था, निरीक्षण करता था, टैक्स वसूल करता था, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर देता था, ठीक है। आज के समय में अगर हम डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं उनकी तरह इनको सोच सकते हैं, ठीक है। राजुक जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका काम था, एक तो लैंड का सर्वे करना, भूमि नाप, ठीक है। एक जुडिशरी से रिलेटेड इनका काम था, और एक रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। आज के समय में अगर हम बात करें तो डीएम या मजिस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, सेम उसकी तरह था। अग्रहारी का जो इन्होंने दिया है, ये मौर्य प्रशासन में कोई अधिकारी थे नहीं, ये एक शब्द था जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। अग्रहारी का जो ये शब्द है, बाद के कालों में भी मिलता है, विशेषकर गुप्त काल और दक्षिण भारत में। इसलिए ये जो ये मौर्य काल से संबंधित नहीं था, ये उसके बाद के कालों में मिलता है, सॉरी। तो ये गुप्त काल और दक्षिण भारत से संबंधित ये है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, और आंसर गलत ही पूछा है। अब कुछ प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं, मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अधिकारी, ठीक है। तो अगर पहला है तो महामात्र, दूसरा युक्त, तीसरा प्रादेशिक, चौथा राजुक, पांचवा नगराध्यक्ष, छठवा समाहर्ता, सातवां सन्निधत्ता, ठीक है। तो अब आप मुझे युक्त, प्रादेशिक और राजुक तो आप जान चुके हैं। समाहर्ता जो था, इसको बोलते, ये फाइनेंशियल हेड था। और सन्नी दत्ता जो थे, ये ट्रेजर था, ठीक है। और नगर अध्यक्ष, महामात्र, महामंत्री, समझ गए। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, तो बताइए, राजुक जो थे ये कौन थे, और इनका वर्णन कहीं मिलता है क्या। राजुक डीएम लेवल का एक अधिकारी था, और इनका वर्णन अभिलेखों में बिल्कुल मिलता है। और बताइए, राजस्व कौन देखता था, समाहर्ता। और कोषाध्यक्ष कौन था, सन्नी दत्ता।
और महामात्र किस कार्य से जुड़े होते थे? भाई एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, प्रशासन पूरा, धर्म का प्रचार, और जनता की क्या देख रेख करना। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। युक्ता हो गई प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक प्रांत का अधिकारी हो गया, राज्य जिले का अधिकारी हो गया, ये न्याय देखता था, भूमि मापन देखता था। महामात्र जो है ये वरिष्ठ अधिकारी हो गए सबसे। महाहर्ता हो गए राजस्व प्रमुख, और सन्निधाता हो गए कोषाध्यक्ष। और जो ये कुछ वर्ड दिया इसका मतलब आपको पता ही है। तो ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको इस क्वेश्चन के साथ हमने करा दी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। चलिए, तो बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए भाई। ये क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम पढ़े हैं पहले राजेंद्र प्रथम के बारे में, तो कुछ तो आइडिया होगा इसमें से। चलो देखिए, राज जो चोल थे, इनके बाद इनके जो पुत्र हैं वो हैं राजेंद्र प्रथम, और ये बनते हैं, इन्होंने गद्दी, चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। लेकिन वे केवल अपने पिता की जो विरासत थे उसको संभालने भर तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सोचा देखो कि दक्षिण भारत तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, अब दक्षिण भारत जीत लिया है तो हम ऐसा करते हैं उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। ठीक है, और समुद्र समुद्र के एरिया पे भी हम, यहाँ पे श्रीलंका इधर भी हम क्या करते हैं, चोलों के झंडे को लहराने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने गंगा घाटी तक सेना भेजी, विजय के प्रतीक के रूप में गंगा जल दक्षिण लाए, और नई राजधानी बनाई जिसको बोलते हैं गंगई कोंड चोलपुरम। और यही कारण है कि इन्हें चोल साम्राज्य का सबसे विस्तारवादी जो है शासक माना जाता है। तो ये लगभग 1014 से लेके 1044 ईस्वी के बीच में ये रहे हैं, और ये इनकी उपलब्धि मेजरली रही। राज राजराज चोल जो थे, ये चोल साम्राज्य की नींव को इन्होंने मजबूत किया, और उसी ही चोल साम्राज्य का विस्तार करने का काम राजेंद्र प्रथम ने किया। तो आपको उनके दोनों के कार्य याद रहेंगे। अब चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, पहला ऑप्शन है गंगा घाटी की, अ, इन्होंने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान किया। दैट इज करेक्ट। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र चोल ने, पाल शासक थे, पाल शासक महिपाल प्रथम, इनको हराया और गंगा का जो जल है वो दक्षिण लेके गए। फिर गंगई कोल्ड इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी के रूप का निर्माण किया। दैट इज आल्सो करेक्ट। गंगा विजय के याद में इन्होंने ये नई राजधानी बसाई। तो गंगा जीते इन्होंने, इसलिए गंगई कोंड चोलपुरम बसाया। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और राजा महेंद्र पंचम को इवन बंदी बना लिया था। ठीक है। अगला है, इसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा। दैट इज नॉट करेक्ट। देखिए, चीन में इन्होंने दूत मंडल तो भेजे थे, ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन व्यापारियों का दल भेजना राजेंद्र प्रथम की कोई उपलब्धियों के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो ये गलत है, और इस हिसाब से आंसर 1, 2, 3 सी होगा इसका आंसर। ठीक है। अब आपको कुछ और इससे संबंधित चीजें बता देते हैं। देखिए, राजराज प्रथम हमने बताया, राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया। अब देखिए, क्वेश्चन आते हैं तो इनका टारगेट आपको रिवाइजेशन कराना होता है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको इनके साथ साथ ही रिवाइज करा दो, और रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। एक बार पढ़ के उस चीज पे दोबारा ना आना सबसे बड़ी समस्या है। तो राजराज प्रथम में इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनाया। कहाँ पे, तंजावुर में। आपको पता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या नहीं है, कमेंट में बताइए। राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने गंगई गंगई कोंड चोलपुरम बसाया। चोल सेना जो नौसेना थी, वो भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। और दक्षिण पूर्वी, इवन दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको ये श्री विजय के नाम से जान बोलते हैं, तक इन्होंने अभियान चलाए। ठीक। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने। गंगई कोल्ड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने। अच्छा, जब ये गंगा अभियान पे गए थे राजेंद्र प्रथम, तो किसको हराया था, पाल शासक महिपाल प्रथम को। और चोलों की राजधानी पहले कहाँ थी,
तंजावुर। ठीक है। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम विस्तारवादी चोल शासक थे। गंगा घाटी तक इन्होंने विजय की। गंगई कोंड चोलपुरम इनकी नई राजधानी बनाई, और महेंद्र प्रथम श्रीलंका पर इन्होंने हराकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में कह सकते हैं भाई, गंगा जीती, नई राजधानी बसाई, श्रीलंका जीता, लेकिन जो चीन वाला कथन है वो इनका सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पढ़िए। 3, 2, 1। तो पढ़िए इस क्वेश्चन का और आंसर बताइए मुझे। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? देखिए, इसमें टाइप है ऑप्शन ए में। इसका यहाँ पे ऑप्शन ये है, आग्रोनोमाई। ठीक है। तो बताइए, देखिए, अ, मौर्य काल के समय की बातें सारी चल रही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय भाई भूमि का एक विशेष भाग, 1/6 भाग जो था, वो राज्य से कर के रूप में लेते थे, जैसे भूमि कर कहते थे। और ये सबसे बड़ा कर होता था, और अभी लाखों किसानों से लिया जाता था। और राज्य का आय का स्रोत भी एकमात्र यही था, कि उस समय देखिए इंडस्ट्री तो थी नहीं, एग्रीकल्चर या तो कुछ था, एग्रीकल्चर एकमात्र स्रोत था। दूसरी ओर ये जो शब्दों का जो है, जो ये जितने लगने वाले कर रहे हैं, वो कौटिल्य ने अलग अलग उनके लिए अधिकारी नियुक्त करने करवाए, और उनका नाम भी वर्णित किया, और कौन सा क्या काम करे ये बताया। दूसरी बात आती है इसमें अधिकारियों में, कौटिल्य ने किए, और एक और जो मेगस्थनीज जब आए थे, यूनानी दार्शनिक, यूनानी राजदूत थे। और ये जब आए थे तो इन्होंने इन्हीं अधिकारियों का इन्होंने यूनानी नामों में, यूनानी भाषा में नामों को लिखा। और इस प्रश्न का संबंध थोड़ा बहुत उसी से भी है। तो देखिए, हमें मौर्य काल को समझने के लिए दो स्रोत हो गए, एक तो कौटिल्य और दूसरे हो गए मेगस्थनीज। ठीक है। तो मैं कोशिश, ये से क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है, चलो उसके बाद बात करते हैं। पहला ऑप्शन है आग्रोनोमाई। ठीक है। ये जो है ये यूनानी शब्द है, और ये मैगजीनीज ने दिया है। और इसका मतलब होता है कि कृषि, सिंचाई और भूमि निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ठीक है। ये अधिकारी का नाम था। जैसे आपने पढ़ा था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपने शुल्क अध्यक्ष पढ़ा था, समाहर्ता, सन्निधाता जो पढ़े थे, वैसे ही ये कृषि, सिंचाई और सड़क भूमि निरीक्षण करने वाले अधिकारी का ग्रीक नाम है। शुल्क अध्यक्ष जो होता था, ये इसका काम ये होता था कि भाई ये जो है, ये व्यापारियों से क्या करता था, चुंगी, कस्टम ड्यूटी वसूलता था, चुंगी वसूलता था। ये भूमि कर से संबंधित नहीं है। सीता अध्यक्ष जो है, सीता का मतलब देखिए, सीता का मतलब होता है राज की भूमि, राजकीय भूमि। ठीक है। और सीता अध्यक्ष का मतलब हो गया राजकीय खेतों की देखरेख करना, और कृषि उत्पादन बढ़ाना, और राजकीय भूमि से प्राप्त आय और भूमि कर की व्यवस्था क्या करनी है उनको, ये डिसाइड सीता अध्यक्ष का था। तो ये इसका आंसर यही होगा कि भूमि कर से संबंधित सीता से जो कर प्राप्त होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। उसको मैनेज करने वाले ऑफिसर को सीता अध्यक्ष कहते थे। ठीक है। और अकराध्यक्ष जो है, तो ये अकर का मतलब होता है खान। अकर का मतलब होता है खान या माइंस। तो खनिज एवं खानों का जो अधिकारी होता था उसको अकर अध्यक्ष कहते थे। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होता है सीता अध्यक्ष। ठीक है। तो हमने कौटिल्य के कुछ कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कुछ अधिकारियों के नाम पड़े थे। तो मुझे आप बता सकते हैं समाहर्ता किससे संबंधित है? पूरे स्टेट के रेवेन्यू से संबंधित है ना, पूरे रेवेन्यू से संबंधित। ठीक है। सन्निधाता, हमने इसको पढ़ा था, ये क्या है, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर है। और सीताध्यक्ष पढ़ चुके हैं। शुल्काध्यक्ष आपको पता है, चुंगी। और अकराध्यक्ष खान एवं खनिज। अच्छा, मेगस्थनीज ने भी अ, अपनी इंडिका में जो है ग्रीक स्रोत, इनका वर्णन किया है। और इन्होंने यूनानी नाम दिए, जैसे आग्रा नोमाई। ठीक है। एक था एस्टी नोमाई। एस्टी नोमाई का मतलब है नगर प्रशासन। ठीक है। एक था मिलिट्री ऑफिसर, इसका नाम एग्जैक्ट नहीं है, बट आप याद रखिए इनके लिए भी नाम दिए थे। तो अब ये अग्रा नोमोई था, तो ये ऑप्शन दिया था, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। देखिए,
समाहर्ता जो था वो पूरे राज्य का रेवेन्यू प्रमुख था, और सीताध्यक्ष जो था वो कृषि एवं राजकीय भूमि से प्राप्त आय का प्रभारी था। इस अंतर को आप याद रखिएगा। याद रख लीजिए, सीता खेत में खेती करती है तो सरकारी खेत में खेती करती है, याद रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन बताइए। पूरे राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? सन्निदाता? नहीं, समाहर्ता। मौर्यकाल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निदाता। मेगस्थनीज ने जो अपने कृषि एवं भूमि निरीक्षण अधिकारी को क्या कहा? एग्रोनोमोई। एग्रो से याद रख लीजिए, एक तरह से अग्रानोमी, एग्रोनोमी, एग्रा यानी एग्रीकल्चर। शुल्क अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी है? चुंगी। अकराध्यक्ष किसका है? खान एवं खनिज का। ठीक है, तो फटाफट सीमा अध्यक्ष कृषि एवं राज्य की सेवा, समाहर्ता पूरे राज्य का, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष चुंगी, अकराध्यक्ष खान, अग्रनोमी मैगसनीज का यूनानी नाम। किसका यूनानी किसके लिए दिया ये इन्होंने? कृषि एवं भूमि निरीक्षण के लिए। तो ये आपको याद रखना है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस पे, वो है प्राचीन वास्तुकला। और देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट ने कहा इससे ज़्यादा लेंदी एक वीडियो मत बनाइए, हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक होता है, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो दिमाग में साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है कि इतनी बड़ी वीडियो में स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत का साहित्य, उसका प्राचीन वास्तुकला रहेगी, उसमें फिर प्राचीन भारतीय भाषा साहित्य पढ़ेंगे, फिर अपन मिडेवल हिस्ट्री पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सल्तनत काल से। तो थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, समय की वैल्यू करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।